1984 में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती होने वाले चौधरी असलम अपने अंदाज जारहाना की वजह से चौधरी मशहूर थे। वैसे आपका ताल्लुक खैर पख्तूनख्वा से था। लियारी गैंग वॉर के रहमान डकैत से लेकर दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर तरीन कार्रवाइयां करने वाले गालबन वाहिद दलेर तरीन पुलिस ऑफिसर थे। घर पर होने वाला बम धमाका भी चौधरी असलम के हौसले पस्त न कर सका। मैं इनकी कार्रवाइयों से डरने वाला नहीं हूँ। मैं इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि इसके ऊपर इन्होंने अटैक किया। लेकिन मौत का एक दिन मुकर्रर है। बिलाखिर 9 जनवरी 2014 को चौधरी असलम के खिलाफ दहशतगर्द कामयाब हुए। चौधरी असलम रुखसत हुए और यूं कराची का अमन भी मजीद रुखसत हो गया। चौधरी असलम के बाद कराची के अवाम खुद को कितना गैर महफूज समझते हैं। कराची में कौमियत की बुनियाद पर किस तरह एक दूसरे का खून नाहक बहाया जा रहा है और मुशर्रफ ट्रायल पर कराची के अवाम क्या राय रखते हैं, ये सब कुछ आज के इस शो में। ये शो अहले कराची के नाम। आज एक मरतबा फिर हम लियारी आए हैं। आज एक मरतबा फिर लियारी की खून रेजी हमारे सामने है। 2013 में भी लियारी बैरूत की बर्बादी का मंजर पेश करता था और आज चौधरी असलम की रुखसती के बाद भी अमन कराची की शाहराहों से रुखसत हुआ और लियारी उससे भी बुरे हालात में है। ये घर के अंदर का सीन दिखा रहा हूँ आपको मैं। बुलेट्स अंदर तक है, किसी को भी लग सकती है। घर में बच्चे भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, जिनका कोई ताल्लुक किसी क्राइम या किसी पार्टी से नहीं होता। ये अगर आप कैमरे की नजर से दिखा सकें, ये कमरा है। कमरे के अंदर छिदी हुई दीवारें हैं, जहां पे आज थोड़ी देर पहले जो है फायरिंग होकर हटी है, जहां से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाएं। ये देखें आप, हट जाए, ये कितना बड़ा सुराख है। यहां से गोलियां निकलती हैं, बाहर से अंदर आती हैं। आम इंसान, आम लोग यहां पे बसते हैं। आप इमेजिन करें इंटेंसिटी के लोग अपने घरों में महफूज नहीं है कराची के अंदर। हुकूमत वक्त तो प्रोटोकॉल में फिरती हुई नजर आती है, अच्छी बात है, सिक्योरिटी लेनी चाहिए। जिन लोगों की बुनियाद के ऊपर वो हुकूमत कर रहे हैं, उनके घरों के अंदर का हाल ये आपने शायद लेबनान में वॉर के दौरान देखा होगा। फलस्तीन के मनाजिर हो सकते हैं या किसी भी वॉर टोटन एरिया के हो सकते हैं, लाइक इराक और अफगानिस्तान। पाकिस्तान जैसी कंट्री जहां कोई सिविल वॉर नहीं हो रही, जहां बाहर से किसी दुश्मन ने अटैक नहीं किया, वहां पर शहरी अपने घरों के अंदर महफूज नहीं है। कितना खौफ होगा आप इमेजिन करें कि अगर आप अपने घर के कमरे में बैठे हो, किचन में बैठे हो और आपको पता नहीं गोली कब आके आपको लग जाए। मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं दहशतगर्दी गैंग वॉर की फ्रंट लाइन से। ये तो बड़े खौफ में आप लोग जी रहे हैं। मतलब गोलियां कभी भी आ सकती है, अभी भी आ सकती हैं। अभी ये आलम है कि नकल मकान भी कर सकते हैं, दूसरा आलम नहीं है यहाँ पर। नकल मकानी कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ आप तो यहाँ जी नहीं सकते, गोली कभी भी आ सकती है, किसी वक्त भी आ सकती है। आप देख सकते हैं घर खाली है। ये जगह जो है ये मोर्चा है। हमें ये बताया गया कि यहाँ से इनके घरों को, घर वालों को निकाल के जो मुखालिफिन है, मुखालिफ ग्रुप है, वो यहाँ बैठ के यहाँ से फायरिंग करता है। ये मुझे शेल भी मिला है, अगर किसी की टांग में लग जाए तो सारी जिंदगी के लिए इंसान जो है वो अपाहज हो जाता है। यहाँ से फायरिंग की जाती है, कभी उस साइड पे कभी इस साइड पे। ये बेसिकली घर का बरामदा नहीं है, ये घर का बरामदा हुआ करता था, अब ये मोर्चा बन चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह बेसिकली क्योंकि घर यहाँ पे कनेक्टेड है आपस में, तो किस तरह मुखालिफिन जो टारगेट किलर्स हैं एक दूसरे के घरों में किस तरह आते हैं दीवारें तोड़ के। ये मैं आपको अगर दिखाऊं, ये वो घर है जहां के लोग बेसिकली गैंग वॉर की वजह से भाग चुके हैं, यहां से नकल मकानी कर चुके हैं। ये पहले दीवार हुआ करती थी आज से कुछ घंटे पहले तक, लेकिन जब ये मोर्चा बना तो कुछ देर पहले, अब तो गैंगस्टर चले गए इधर से हमारे आने से कुछ देर पहले, लेकिन जब ये मोर्चा बना तो ये दीवार को तोड़ा गया। ये देखिए आप, दीवारें कितनी आपस में घर जुड़े जुड़े हैं। ये लियारी के आपको बीच में मैं लेके जा रहा हूँ, रिपोर्ट कर रहा हूँ आपके लिए। बड़ी डेंजरस जगह है, यहाँ पे फायरिंग हो रही है और फायरिंग आपस के ग्रुप्स के बीच में हो रही है। हम आपको सिर्फ रिपोर्टिंग की खातिर दिखाने के लिए आए। ये देखें, ये दूसरी दीवार टाप के तोड़ के ये अंदर घुस के दूसरों के घरों में कब्जा किया है मुखालिफ कम्युनिटीज, मुखालिफ गैंग वॉर्स के लोगों ने। यहाँ वो बंदा नजर नहीं आएगा, ये आंटी भी नजर आ रही है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। लोग तो चले गए यहाँ से, खामोशी है, एक वीराना, एक सकूत तारी है इस जगह पे। जी आप तो वाहिद भी यहाँ नजर आ रही, लोग तो यहाँ चले गए यहाँ से। बस वो सब चले गए हैं, लेकिन क्या करें, मेरा कोई है नहीं, दूर दराज बैठे हुए हैं। तो आप छुप के बैठी हुई इधर? लेकिन मैं अपने बड़ाइयों के छुप के बैठी हुई हूँ, मैं अपने घर से नहीं जा सकती। दीवारें तोड़ के आते हैं मुखालिफ ग्रुप वाले इधर? जी हाँ, मोर्चे बनाए हुए घरों के अंदर, मोर्चे बनाए हुए हैं। ये देखिए, ये ग्रेनेड के निशान है, वो फायरिंग के निशान है और इस जगह पे इसमें कोई भी नहीं रह रहा। लोग नकल मकानी कर चुके हैं। ये हम आपको दिखा सकते हैं फायरिंग के निशान। अगर हम नीचे भी दिखाएं आपको, पूरी स्ट्रीट की स्ट्रीट जो है और यहाँ पे वीराना है, कोई बंदा ना बंदे की जात। अब इतना छोटा बच्चा है, अब किसके हवाले अब करें, इतने छोटे बच्चे को।
یہ ماں کیسی جیے گی جو اس کی شادی کی تیاری کر رہے تھے. ابھی اور میں کراچی میں کھڑا ہوں آبویسلی، اور کراچی کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کا شعور جو ہے تعلیمی وہ پاکستان کے تمام شہروں سے زیادہ، اور میں اس سے ایگری کرتا ہوں. لیکن اگر آپ ابھی کراچی کی سڑکوں پہ دیکھیں، اس کا کسی بھی بڑی کنٹری یا بڑی سٹی یا اس ایسے شہر سے موازنہ کریں ترقی یافتہ ہے جن کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے، ان کی سڑکوں کا حال اور ان کی سڑکوں کا دیکھیں. ہمارے یہاں جو سڑکیں ہیں کراچی کی، اس میں ایک طرف کوئی ہے شہید شعیب کھچی، اس طرف دیکھیں وہ تصویر لگے ہوگی شہید جاوید کھچی. ان کی تصویروں کے بینر لگے ہوئے ہیں. اگر آپ ویسٹ میں جائیں، باہر جائیں، تو آپ کو نظر آئیں گے بڑے بڑے سائنٹسٹ، ان کی انوینشنز کی تصویریں لگی ہوں گی آپ کو ہال آف فیم میں. بڑے بڑے جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں بدل دی، ان کی تصویریں لگی ہوں گی. لیکن کراچی میں جب آپ آتے ہیں تو وہ لوگ جن کو ایک طبقہ گینگسٹر کہتا ہے، دوسرا کو شہید کہتا ہے، اینڈ وائس ورسا، ان کی تصویریں لگی ہوتی ہیں. اور اس کے اوپر ہماری قوم جو ہے، کراچی کی پبلک جب کھڑا ہو، وہ بہت فخر کرتی ہے. ایسی کوئی انوینشن آپ کو نظر نہیں آئے گی، ایسی کوئی شخصیت آپ کو یہاں نظر نہیں آئے گی جس نے اس شہر کے لیے، جس نے اس ملک کے لیے جو ہے وہ کوئی ایک ڈسپلن ایجاد کی ہو، اور اس کے بعد جو ہے اس کی تصویر یہاں پہ شہر والوں نے بلند باندھ کر کے لگائی ہو. کوئی آپ کو ایسا فریڈم فائٹر نظر نہیں آئے گا منڈیلا کی طرح، جس کی تصویریں انہوں نے یہاں لگائی ہوں اور اس کی انسپریشن لے کر یہ آگے کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں. 2013 گزرنے کے بعد 2014 میں کھڑا ہوں. پہلے بھی یہی تصویریں تھیں. لوگ چینج ہو گئے، شہیدوں کے مرتبے چینج ہو گئے، لیکن حالات کراچی کے چینج نہیں ہوئے. لا اینڈ آرڈر اور لوگوں کی ذہنیت نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان کی ایسی ہے. آپ کو اس طرح ہر جگہ بورڈز ملیں گے. ترقی نہیں بلکہ ترقی سے کچھ پیچھے کی طرف لگتا ہے بہت سے لوگوں کو پاکستان جا رہا ہے. 2014 کس حد تک آگے جائیں گے؟ میرے ساتھ رہیے کراچی کے وزٹ. لیاری جو ہے وہ صرف گینگسٹرز کی وجہ سے کیوں مشہور ہے؟ آپ لوگوں نے کوئی اچھا بندہ پیدا نہیں کیا جو نیشنل لیول پہ ہیرو بنے؟ جی ہم لوگوں نے بہت کوشش کی تو لیکن فائدہ نہیں ہوا. فائدہ یوں نہیں ہوا کہ پیپلز فائدہ نہیں ہوا. ہاں فائدہ نہیں ہوا. وہ پیپلز پارٹی جو ہے ہمارے اچھے بندے کو قبول ہی نہیں کرتی ہے. حالانکہ آپ جو جتنی بھی ہمارے علاقے میں تصویریں دیکھ رہے ہیں نا شہیدوں کی، آپ یقین کرو یہ سب مالدار ہے. یہ بھیک مانگنے والے یا بتا لینے والے نہیں ہیں. ان کی اپنی گاڑیاں ہیں. انہوں نے ہتھیار کیوں اٹھائے؟ انہوں نے ہتھیار اس لیے اٹھائے کہ ہماری قوم کے اوپر ظلم ہو رہا تھا. ہم لوگوں نے حق کی آواز اٹھائی کہ بھئی ہمارے علاقے میں ہم لوگ ووٹ دیتے ہیں پیپلز پارٹی کو صدیوں سے. ہمارے باپ دادا نے، ہم لوگوں نے خود نے بھی دیا ہے. ہمارے پاس ہر چیز کا پروف ہے. لیکن ہمارے علاقے میں جو بھی ایم پی ایم این اے آتا ہے کوئی کام نہیں کرتا ہے. تو یہ بچے لوگ بیچارے حق کی آواز کے لیے آواز اب یہ جو بچے ہیں بھائی، یہ بچے دکھاؤ ذرا، بچے ادھر ہو گیا. یہ بچے ہیں، اب ان کے لیے جو ہے وہ شہید جاوید کھچی جو ہے وہ رول ماڈل ہے. ادھر شہید شعیب کھچی وہ رول ماڈل ہے. کوئی اور آپ کے پاس بندہ ایسا رول ماڈل نہیں ہے جو کوئی سائنٹسٹ ہو جس نے زندگی میں کوئی ڈھنگ کا ایسا کام کیا ہو جو یہ بچے بھی ہتھیار اٹھائیں گے. یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جو بھی آپ بات کر رہے ہیں. نہیں جناب، یہ تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. دیکھو ہتھیار تو مجبور اٹھاتا ہے کہ ہمارے اگر عزتوں پہ ہاتھ یہ کہہ رہا ہوں ان بچوں کو بھی یہ ہیرو نے ہتھیار اٹھا دینا. نہیں، بچوں کو وہی مانگتے ہیں نہیں ہم لوگ حکم کہ ہمارے بچوں کو اچھا سا اسکول تو. ہاں بھائی، ہیرو کون ہے آپ کا ادھر کا؟ لیاری کا. ہاں ان میں سے کوئی ہے؟ جاوید صاحب ہے، شعیب کھچی. انہوں نے بندوق اٹھائی تھی، آپ بھی اٹھاؤ گے؟ کیا کرو گے؟ حق کی لڑائی لڑیں گے. حق کی لڑائی کیسے لڑو گے؟ بندوق سے لڑو گے، قلم سے لڑو گے؟ قلم سے. پڑھتے ہو؟ ہاں. ویری گڈ. کس کلاس میں؟ 7. ہاں بھائی. 4 پڑھتے ہو تو کرنا کیا بڑے ہو کے؟ ہم لوگ اپنے لیاری کو امن کرائیں گے. ہم لوگ اسکول پڑھائیں گے اور بڑے بنائیں گے. باقی جو بھی ہوگا وہ اللہ جانتا ہے. اور آگے تو ان کے نقشے قدم تو نہیں چلیں گے جو فائرنگ کرتے ہیں آپ؟ بالکل ہی نہیں. بالکل نہیں. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کچرے کا صفائی نہیں ہو رہی ہے، گندگی ہو رہی ہے. یہاں پہ کوئی سیپر نہیں آ رہا ہے، کوئی انسپیکٹر روڈ نہیں مار رہا. کون آئے گا بھائی؟ اور دن رات گولیاں چلتی رہتی ہیں، بارود کون آئے گا مرنے کے لیے؟ گولیاں تو چلتی رہتی ہے لیکن یہ لوگ تو اپنا ڈیوٹی تو نبھاوے. کون سی یہاں پہ گولیاں اور ابھی بند چل رہے؟ پہلے چلتا تھا اس ٹائم نہیں تھا، ابھی تو نہیں چل رہا. آپس میں آپ کی قومیتیں لڑتی کیوں ہیں؟ مطلب آپ لوگ یہ قوم نہیں ہے، مطلب پاکستان تو آپ ہے ہی نہیں نا، تو آپ کھچی ہیں. ہم لوگ لڑنے والے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. تو ہم لوگ تو کوئی لڑنے والے آئے نہیں. اس وقت میں یہاں پہ جہاں کھڑا ہوا ہوں یہ لیاری کا علاقہ ہے، لیاری کے اندر کا علاقہ ہے. اور یہاں پر بھی ایک موت ہے، اس کو میں ڈسکس کروں گا. ایک قتل ہوا یہاں پر، اور وہ بھی سب سے بڑھ کر جو چیز بتاتا ہے وہ یہ کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے پاکستان کی اہم ترین شہر کراچی کی گلیوں سے رخصت ہوا. پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، رپورٹنگ کرتے آ رہے ہیں. میرے ساتھ جو فیملی ہے، بچہ بھی ہے، کسی کی بہن، کسی کے بھائی بھی تھے، وہ کسی کے بیٹے بھی تھے، کسی کے ہسبینڈ بھی تھے، ان کی ڈیتھ ہوئی. جاننے کی کوشش کرتے ہیں بیسیکلی کہ یہ معاملہ کیسے ہوا اور کراچی کے حالات کیا ہیں. آپ کے داماد تھے؟ ہاں، ہم میرے داماد.
آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ملک کے حالات ہی ایسے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے، موجودہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے بس کر ہوگی، یا لیاری کا علاقہ ایسا ہی ہے؟ علاقہ ایسا ہے بیٹا، یہ علاقہ ایسا ہے کہ کوئی ڈر خوف کسی کو نہیں ہوتا تھا. یہاں رات کے 4 بجے بھی آپ لوگ آؤ تو یہاں لوگ ملیں گے آپ کو، اتنی روشنیاں ملیں گی کہ کوئی ڈر نہیں تھا. یہ آج سے 2 سال پہلے تک تھا. یہ سندھ حکومت ہے نا، اور کس کی ذمہ دار؟ رینجر بھی اس کے ذمہ دار ہے، پولیس بھی اس کے ذمہ دار ہے، سب لوگ ان سے ملے ہوئے ہیں. کیوں رینجر آتی ہے لوگوں کو مار کی گاڑی میں کیوں بیٹھ کے آئے؟ وہ نہیں بول سکتا ہے کیوں ہماری گاڑی میں بیٹھتا ہے. ہاں سب ہم نے دیکھا ہے وہاں لوگ. ہاں ہم آنکھوں سے دیکھا تھا. آپ کے دماغ گولی ماری؟ پر جماعت کو رینجر نہیں، پتہ نہیں وہ گاڑی رینجر کی تھی. جی بتائیے آپ کی. جی ہاں میرے بہنوں ہی تھے، ان کا انتقال انہوں نے کر دیا. رینجر کی گاڑی میں آئے تھے یہ لوگ. اب اتنا چھوٹا بچہ ہے، اب کس کے حوالے اب کریں اتنے چھوٹے بچے کو؟ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرا پاپا شہید ہوا ہے. وہ تو یہ سمجھ رہے کہ دبئی گیا ہوا ہے. جی ابراہیم کا بیٹا ہے. ہم اسے یہی کہتے ہیں کہ تمہارے پاپا سعودیہ گئے ہوئے. حالانکہ یہ خود بھی کہتا ہے کہ ابراہیم کا چیت ہے عظمت کو سلام، مگر یہ ابھی تک کہتا ہے کہ میرے پاپا دبئی گئے ہوئے. ایک ہی بیٹا تھا؟ جی ایک ہی بیٹا ہے. کیا ایج ہے اس کی؟ 6 سال ابھی چل رہا ہے. 5 سال. حکومت کی طرف سے آپ کو کچھ آیا حکومت سے؟ نہیں کچھ بھی نہیں. ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. آپریشن چل رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو؟ آپریشن عمل لے کے نہیں آیا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے پتہ نہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. لیکن عمل تو پہلے سے زیادہ اب ہوا ہے. مطلب پھر بھی لوگوں کے ڈر میں وہی خوف ہے، کیونکہ وہاں فائرنگ وہی آئے دن ہوتی رہتی ہیں، آوازیں آتی رہتی ہیں، بچے ڈرتے ہیں. ممی اتنی سی بچی یہ بولتی ہے کہ مما فائرنگ ہو رہی ہے، پولیس آئی ہے، رینجر آئی ہے. آپ لوگوں کی زندگی تو بالکل معطل ہو گئی ہیں. سب بچے پڑھائی کے لیے نہیں جا رہے. ہمیں مار دیا جائے گا، ہمیں مار دیا جائے گا، بس بچوں کے منہ میں یہی لفظ آ رہا ہے. اب کیا ہوگا؟ انصاف ہی ہمیں چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں. تو نواز شریف کو کچھ آپ نے کہا ہے ان کی نہیں حکومت آئی پچھلے 200 دنوں سے؟ انہوں نے تو ابھی تک لیاری کا دورہ ہی نہیں کیا تھا. ہم ان سے کیا امید کر سکتے ہیں؟ دورہ تو شاید کراچی کا بھی نہیں کیا. ہم ان سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ہمیں امن چاہیے. جو ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں ہمیں ان کا بدلہ چاہیے، اور گینگ وار کا خاتمہ چاہیے. ہمارے علاقے گینگ وار کا خاتمہ ہی چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اچھا جی، آپ ان کی بات سن رہے ہیں. اوبیسلی یہاں پہ رینجرس کو ریپرزینٹ تو کوئی بھی نہیں کر رہا، لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر رینجرس کی گاڑی اگر صحیح بات بھی ہے، اگر یہ غلط بات نہیں ہے، اگر ان کا مغالطہ نہیں ہوا تو وہ گاڑی اس پر مس یوز ہو رہی ہوگی. ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کی آرم فورس کے خاص طور رینجرس وہ ان تمام ایپیسوڈ میں غیر جانبدار ہے. کوشش کریں کہ رینجرس کا پارٹی بھی لیں. ابھی تک تو ہم اسی امید کے ساتھ آپ کو آگے لے کے جاتے ہیں، کراچی اور لیاری کے حالات دکھاتے ہیں. جب میں کراچی میں، لیاری میں، دبئی چوک میں کھڑا ہوں، اگین یہاں پہ میرے سامنے بھی شہدا کی لسٹ ہے، پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شہید زبیر بلوچ. تو بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں کے لوگوں سے. ابھی کوئی بھی نہیں ہے، کوئی عزت والا دینے والا نہیں ہے، کیونکہ ابھی خالی قتل کرو پھینکو. جو جاتے کام پہ اس کو قتل کرو پھینکو. رینجرز آتے بغیر بے گناہ کو پکڑتا ہے، اس کو لے کر جاؤ قتل کرو پھینکو. یہ دستور ہم لوگ کا اوپر چل رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ غریب ہیں. ہاں دیکھو کیسا ہے ہمارا حال ہے. یہ کیا ہم گناہ کیا اس کو ووٹ دیا؟ ہاں میرا بچہ نہیں ہے، ایسا نہیں تم کرو. حکومت کدھر ہے؟ ایسا ہم بچہ کے دیکھو بیمار ہے، ڈاکٹر تو نہیں ملتے. ہاں یہ بات ہے. لوگ جھوٹ نہیں بولتے، وہاں لوگ جھوٹ بولتے ہیں. ہم جھوٹ بولتے ہیں، اللہ محمد رسول اللہ جھوٹ نہیں بولتے. ہم کو آرام نہیں ہے. لیاری کیوں مشہور ہے گینگسٹرز کے نام سے؟ کوئی بابا لاڈلا گینگسٹر کہتا ہے، اس کا بھی تعلق لیاری سے. کوئی زیر جان بلوچ کو گینگسٹر کہتا ہے، اس کا تعلق بھی. کوئی کھچیوں گینگسٹر کہتا ہے. تو آپ لوگ گینگسٹرز کی وجہ سے کیوں مشہور ہیں؟ تعلیم کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، آپ کی ترقی کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، کسی ایجاد کی وجہ سے مشہور نہیں ہے. آپ لوگ گینگسٹرز کی وجہ سے کیوں مشہور ہیں؟ کیا آپ کا اپنا تجزیہ کیا اپنے علاقے کے بارے میں؟ ہم لوگ گینگسٹر کی وجہ سے اس وجہ سے مشہور ہیں، ہم لوگوں نے غلط سردار چنا ہے تاکہ وہ ہمیں قلم دے دے، ہمارے لیاری کو پرامن کرے، ہمیں صحیح بنائے. اس کی وجہ سے اصل صحیح سردار کون سا جی ہونا چاہیے؟ صحیح سردار تو ادھر کوئی بھی نہیں ہے، تو ہمیں صحیح سردار چاہیے بابا لاڈلا. بابا لاڈلا صحیح سردار ہے، وہ گینگسٹر نہیں ہے بابا لاڈلا؟ نہیں، گینگسٹر تو عزیر بلوچ ہے. اچھا، بابا لاڈلا کیوں نہیں ہے؟
बाबा लाडना इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग ने गलती की है, वोट हम लोग ने उजैर बलोच को उनके दिए। खिलाफ मुकदमात पर बेतहाशा बने हुए हैं और वो वैसे ही मफरूर है। अगर तुम लोग को उजैर बलोच और उजैर के गैंगवारों को नहीं पकड़े तो लियारी कभी भी अमन नहीं होगी। आप लोग ये सबको कहते हैं गैंगस्टर, या तो सारे उल्मा है, सारे पढ़े उल्मा लिखे गोलियां हैं। चलाते हैं तो गोलियां नहीं, गोलियां तो एजेंसी वाले चलाते हैं, जो भी अपने मुल्क की एजेंसी में लोग क्यों मारेगी आपके ख्याल में? यही की एजेंसी यही सबको मार रही। जी बताइए, गोलियां आप कह रहे हैं उल्मा का इलाका है लियारी, तो यहाँ गोलियां उल्मा तो नहीं चलाते हैं? ये 4 गलियां, इसको दुबई चौक कहा जाता है। यहाँ पर ना फायरिंग किया जाता है क्योंकि रेंजर्स खड़े हुए हैं, रेंजर्स से आप पूछ सकते हैं बिल्डिंग में। नहीं, मैं सिर्फ दुबई चौक की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे लियारी की बात कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे रहते हैं, लियारी उजैर के हाथ में है, यहाँ का बिहार उसके लड़के हैं, यहाँ पर बगदादी में उसी के लड़के हैं, यहाँ पर नहीं, यहाँ से कोई फायरिंग नहीं करे। सिर्फ बात यह है कि उजैर की कारिंदों ने जीना आराम किया हम लोग का। हैवान फेंकते हैं इस तरफ, फैर करते हैं इस तरफ, हम लोग रेंजर चौकी लगा हुआ है, हम लोग खुश हैं। उधर वाले किस चीज कहते हैं, आपने जीना उनका दोबर किया हुआ है आप लोगों ने? झूठ बोलते हैं ये लोग, ये सारे झूठ है। झूठ आप बोल रही है, वो बोल रही है, वो बोल रही है, वो लोग बोल रही है। हमारा इलाका पुरअमन है, रेंजर है पुरअमन है। ये कारिंदे बच्चों को जब पढ़ने बच्चे जाते हैं, बच्चे उनको लिए आप क्या रोल मॉडल पेश कर रहे हैं? आपके रोल मॉडल कौन होंगे? ये शहीद जुबैर बलोच होंगे या कोई और होगा रोल मॉडल? कौन रोल मॉडल आप? हम लोग अपने रोल मॉडल को दें, हम चाहते हम पढ़े, हम सब खुद है दबई चौक। तस्वीरें तो आपने लोग ही लगाई हुई है, लोग कहते हैं शहीद करवाए, ये बच्चे थे हमारे इलाके के बच्चे। इनमें से कोई गैंगस्टर नहीं था आपके ख्याल में? बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। सबको उजैर ने शहीद किया, ये रेमान है, ये औरंगजेब है, ये शहीद जुबैर बलोच है, जाहिद बलोच है, सब ने उजैर ने आप लोगों को पता है आप लोगों की वजह से कराची और पाकिस्तान का दुनिया में क्या इमेज है? वो लोग दिल समझते हैं। नहीं, दिल तो समझते हैं, लेकिन दिल में इतनी गोलियां चलती हैं, इतनी लाशें बहती, 1600 लोग मरे इधर। उजैर तो चलाता है हमारी ऊपर गोलियां, आप लोग भी चलाते हैं? नहीं, हम नहीं चलाते। अच्छा, पहले पठान ने फायरिंग किया, रक्षे थे, सबको निकाल दिया, शूट पैर कर रहे हैं वहाँ पर। आपने खुद देखा? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हॉस्पिटल से आ रही हूँ मैं। हम दिल से पाक फौज को वेरी ग्रेटफुल, थैंकफुल कहना चाहते हैं क्योंकि ये हमारे लिए फेस करते हैं। वहाँ से फैसल पठान फायरिंग करता है, ये आंसर देते हैं उन्हें। अच्छा जी, यहाँ के हालात के बारे में कुछ हमें बताइए। हालात आपकी नजरों में है, आप बाहर के लोग देखो बड़े आसानी से आ सकते हो। आप इस वक्त दुबई चौक में खड़े हो, जहाँ हर वक्त मीडिया में यही शोर मचता है कि यहाँ पे गैंगवार है या आपने कोई चीज देखी है। यहाँ पे कोई ऐसी चीज है ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ ये तस्वीर के आप यहाँ पे देखें, कभी रेंजर्स आती है, कभी पुलिस आती है, वो सिर्फ अपना काम करके जाते हैं। फायरिंग वगैरह इधर भी बहुत होती है, निशान लगे हुए हैं तो दायरे के आते हैं लोग, उस तरह से फायरिंग होती है। यहाँ पे कम से कम 10-12 शहादतें हुई है यहाँ पे। बाबा लाडला जो वो कौन है? वो हमारा लीडर नहीं है, वो हमारा भाई है। भाई है, वो हमारे भाई हैं जी। वो अभी आप देख सकते हैं, वो लीडर नहीं है। अभी आप वो चाकीवाड़ा रोड में जाएं, पूरा रोड तकरीबन ही अपना मीरा नाके से लेकर सेवल हॉस्पिटल तक बंद किया हुआ है। आप इस तरफ से आए, बाबा लाडला ग्रुप, वो सब ये उजैर भाई ने मारे ने, ये सब उन्होंने उनका नाम लिखा है कि नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला उन्होंने लिखा है, उनका नाम वो सब उजैर ने शहीद किया है। ये पिछले दिनों यहाँ पे रेंजर्स वाले आए थे, ये अपना ये दफ्तर को भी जला दिया, वो जुबैर बलोच के घर को जला दिया। खिच्चियों क्यों मारते जाके? किसको? खिच्ची जो है, कच्चियों को। हाँ जी, कच्चियों को तो हम लोग ने मारा ही नहीं है। वो कहते हैं आप लोग मारते हो? नहीं, आप जिस जगह पे खड़े हो, इसका नाम है दुबई चौक। सारे यहाँ पे मेहनत कश लोग हैं, यहाँ से जाकर बाहर मुल्क जाके अपना रोजगार कमाते। मारते हैं किच्चियों को? बाबा लाडा को जानते ही नहीं, वो ना ही यहाँ पे हैं ना वो बोर्ड में नाम को लगाया। कौन सा नाम? मैं तो खैर एक्चुअली बात नहीं, वो पढ़ना नहीं जानता हूँ। लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ, जानता हूँ। परवेज मुशर्रफ और साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की दिलचस्प तरीन फुटेज देखिए प्रोग्राम में कुछ देर बाद। इसके अलावा आपको दिखाएंगे कराची की अवाम की मुशर्रफ ट्रायल पर दिलचस्प तरीन राय इस प्रोग्राम में ब्रेक के बाद। राइट व्यूअर्स जी, मैं कराची लियारी में एक और फैमिली के साथ बैठा हूँ। ये एक और बच्चा है 24 साल का, जिसकी डेथ हुई यहाँ पर और अननेचुरल हालात में हुई है। लॉ एंड ऑर्डर के ना होने की वजह से हुई है। यहाँ की जो रवायती टारगेट किलिंग है, ये आपस की गैंगस्टर्स की वॉर है, उसकी वजह से हुई है। तो हुआ जो कुछ भी हो, हुकूमत वक्त की सबसे बड़ी नाकामी है। इनकी वालदा से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन पर बेसिकली अब बीत क्या रही है। ठीक है, तो आपके बेटे की बेसिकली वफात, डेथ हुई। इसकी शादी की तैयारी हो रही थी मेरे बेटे की। इतना नौजवान बेकसूर
क्या कसूर किया था मेरा बेटा ने? दो ही तो मेरे बेटे है, पूरा घर का खर्चा चलाता था। क्या करता था? ये काम करता था, फिर भी ये दुकान पे, फिर भी ये खर्चा सारा ये खुद चलाता था। आपके खाविंद जो है? नहीं है, इतना छोटा था जब इसके अब्बू की डेथ होगी, जब से मैंने इसको अभी ये कह रहे हैं मेरा चाचू चाचू, अभी चाचू कहाँ से आएगा? कब से मैं रो रही हूँ। ये बड़ा दिन होता बोलेंगे अम्मी तू फिक्र नहीं कर, मैं बैठा रहा हूँ तेरे लिए। अभी क्या करे? क्या हुआ इन लोगों को जो जालिमों ने ऐसा जुल्म किया जिसे कि माँ की गोदें बिगाड़ दी। लियारी में क्यों नहीं अमन आ रहा? पता नहीं भाई क्या मसला है लियारी का। आपका बेटा किस सियासी पार्टी से? नहीं भाई, मेरा बेटा बेचारा काम पे जाते। लियारी का पानी ऐसा है, लियारी का इलाका ऐसा क्या है कि लियारी में ये लियारी का बस कुछ भी समझ नहीं आता, ना कोई इंसाफ है, कोई देखने वाला नहीं है। वज़ीर-ए-आला सिंध वगैरह कुछ नहीं कर रहे यहाँ पे? कुछ भी नहीं कर रहे। जब से नई हुकूमत आई है यही हो रहा है। आपके ख्याल में कोई रिलीफ नहीं मिला आपको? नहीं, ये हमारे काशिफ की तरह कितने नौजवान जो घर से निकलते हैं वापिस ही नहीं आते, उनकी माएँ बहनें घर वाले बस रो के बैठ जाती है, इन्हें कोई देखता ही नहीं है। ये माँ कैसे जिएगी? बेटा आप बोले जो इसकी शादी की तैयारी कर रहे थे, सारे कुछ लेके सामान तैयार रखा। किसी पे शक है आपको? उनको तो किसी पे भी शक नहीं। इतने से बच्चे, इन्होंने क्या जुल्म किया है? जो भी आता है सामने, इतना बच्चा हो चाहे बिल्कुल बैठने के लायक भी ना हो, उसको भी ये गोली मार देते हैं। ये गैंगवार का यहाँ पे खात्मा होता ही नहीं है। ऑपरेशन का कोई फायदा हुआ जब से नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई? नहीं भाई, रेंजर्स का कोई भी फायदा नहीं हुआ ऑपरेशन से। रेंजर्स ने पता है क्या किया? जो बेगुनाह थे ना लड़के, उनको पकड़ के लेके गए, जो अपने घर को चलाने वाले थे। नहीं भाई, आप देखो यहाँ पे फायरिंग होती है, अपनी हिफाजत के लिए हम भी तो कुछ रखेंगे ना सामान, कि हम अपनी हिफाजत कर सकें, और जो हम अपनी हिफाजत के लिए रखते हैं वो हमारे गले में आ जाती है। हमने डिफरेंट कम्युनिटीज की आपसे बात कराई इससे पहले, अभी डिफरेंट ब्रादर्स की हम उर्दू स्पीकिंग से भी बात करेंगे। कराची की सोसाइटी का अहम तरीन हिस्सा है, अहम तरीन पोलिटिकल पार्टी बिलोंग करती है, उनको रिप्रेजेंट करती है, और ख़ुद भी एक अहम तरीन कम्युनिटी यहाँ की। कराची के अंदर जब भी आते हैं तो वायलेंस ही खींच के लाता है। आपके ख्याल में इतनी पढ़ी लिखी शहर है, पाकिस्तान के सब शहरों में से सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शहर है, फिर भी यहाँ पे ला कानूनी का राज है, क्यों? वो सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि हमारे यहाँ कानून नहीं है। अगर कानून हो तो सब चीज़ें हो सकती है। ये ज़बान की बुनियाद पर क्यों गले काटे जाते हैं कराची में, और पाकिस्तान में कहीं नहीं इस तरह होता? इसकी सबसे बड़ा वजह यही है, मैंने आपसे कहा कि जहाँ हुक्मरान ऐसे होते हैं, जालिम हुक्मरान होते हैं, तो वहाँ ये चीज़ें पाई जाती हैं। पिछले 15 साल से एमक्यूएम पावर में, जी अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बावजूद ये कत्लेआम क्यों नहीं रुका? अगर आप कह रहे हैं लाकानूनियत हुकूमतों की वजह से, तो हुकूमत में तो एमक्यूएम रही है, तो एमक्यूएम को तो साइड में रखा गया है, अभी तक उसको ऊपर आने कहाँ दिया गया है? अब ये देखें, अब 9 महीने से बच्चे को उठाया हुआ है, सीधा कर लो, ये 10 महीने से उठाया हुआ है, इसका क्यों नहीं बदला रहे? बेगुनाह पकड़ा गया, 3 लड़के थे, ये 2 लड़के को छोड़ दिया, इस लड़के को लापता कर रखा है रेंजर्स ने। आई समझ में, क्यों इसने क्या गुनाह करा था? ये सिर्फ मुत्तेदा के नाम पे दावा लगाया हुआ है। तो आपके ख्याल में रेंजर्स क्यों उठाएगी इनको? भाई ये सब कायम अली शाह करवा रहा है, ये सब कायम अली शाह करवा रहा है। आज कायम अली शाह को हटा दो, कल ये सारा निजाम सही हो जाएगा। ये आपका इल्जाम है कायम अली शाह? अभी जो ऑपरेशन चल रहा है रेंजर्स का पिछले 200 दिनों, जब से नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है, आपके ख्याल में कोई बेहतरी आई है? अब आपको लगता है नहीं हालात ठीक नहीं हुए? रोजाना 10-12 रोज मर रहे हैं जी, रोजाना 10 टारगेट किलिंग तो हो रही है ना रोजाना। हालांकि इंसानियत की बुनियाद पख्तून और महाजर तो आपस में नहीं लड़ रहे अब। नहीं, वो तो भाई है हमारे। तो बेहतरी हुई ना अब तो? पहले तो ये बेहतरी तो ये, मगर टारगेट किलिंग क्यों खत्म नहीं हो रही? जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तमाम पार्टीज के यहाँ पे मिलिटेंट विंग्स है, बशमूल एमक्यूएम, आप एग्री करते हैं? हो सकता है, ये हो सकता है हो सब में। तो आपने कभी पूछा मुतहदा से इस बारे में?
नहीं, मैंने कभी आपने कभी नहीं पूछा? हाँ जी, ज्यादातर आप उठा के देखेंगे हमारे लोग ही मर रहे हैं, उर्दू स्पीकर अक्सर हमारे लोगों की है। हमारी बस्तियों में हमारे लोगों को, हमारी देखे लेडीज, हमारी औरतें हमारे घरों की इज्जत पमाल करके हमारे ही लोगों को गिरफ्तार करेंगे। पीपल्स पार्टी का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है लियारी, वहाँ पे भी ऑपरेशन हुआ है, वहाँ पे भी सिर्फ दिखावा है, सिर्फ दिखावा है, सिर्फ दिखावा है। उनके ओरिजिनल लोग वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। क्या उसके बेचारे वहाँ के भागने मजबूर हो गए ना, वो भी मजबूर नहीं हो गए, उनको हटा दिया गया है। तो आप चाहते हैं कि जब तक आपकी मिनिस्ट्री जब तक नहीं आएगी अमन नहीं होगा कराची? बिल्कुल, ये आप हिस्ट्री देख लें, शर्त है, आप हिस्ट्री देख लें पीछे की, आप इसने पिछले साल देख लें हमारे। मैं कह रहा हूँ कि लोग ये तासुर लेंगे कि आप ये शर्त लगा रहे हैं तो एमक्यूएम पावर भी नहीं आएगी, कराची में अमन नहीं होगा। नहीं, बेशक ये बात हकीकत बात है ना, इसका मैंडेट। आप ये बताएं कि एमक्यूएम को काम करने दिया कब गया है? आपके वजीर दाखिला थे साहब के दौर में, आपने खुद कह दिया ना वजीर दाखिला थे। वजीर दाखिला के दौर में खाली एक 12 रबीउल का वाक़या हुआ था जो बम धमाका होता, उसके बाद आप मुझे बता दें कि कितनी टारगेट किलिंग हुई? 12 मई का वाक़या हुआ था। 12 मई का आप लोग, एक तो मीडिया वाले आप लोग सारे शोर 12 मई को मैं भी उधर 12 मई को मैं भी मौजूद था। जिस तरह से हमारे पे स्टेज फायर किए गए थे हर पार्टी की तरफ से, एनपी की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, जमात इस्लामी की तरफ से, आप खाली एमक्यूएम को दहशतगर्द कहते हैं, ये तो कोई बात नहीं है। आप उर्दू स्पीकिंग की बात कर रहे हो ना, तो उर्दू स्पीकिंग का इतना बड़ा दिल है, सबको समाया हुआ कराची में। मेरा ताल्लुक लाइन जरिए से, आप मेरे इलाके में आए, आप देखें उधर पंजाबी भी रह रहा है, पठान भी रह रहा है, सिंधी भी रह रहा है, आज तक कभी कोई ऐसी बात ही नहीं हुई है। लेकिन पाकिस्तान का दस्तूर है, वो तो यही कहता है ना, हर पाकिस्तानी ख्वाह पंजाबी हो या पठान वो कराची में, तो हमें किस बात की सजा दी जा रही है? हम भी तो उर्दू स्पीकिंग है, हमने भी तो पाकिस्तान बनाने में कुर्बानियां दी हैं। हमारे को क्या सिला मिला? हमारे को गोलियां, हमारी बहनों की इज्जत लूटी जाती है। रेंजर्स, आप रेंजर्स की बात कर रहे हैं, रेंजर्स आके हमारे घरों में घुस जाती है, हमारी बहन बेटी सो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कोई देखने वाला नहीं है, ये कभी हाईलाइट नहीं करती। ये तो बड़ा तनकीद है ना, आपने तनकीद करते इल्जाम हो गया ना, ये तो बेगुनाह लोगों को उठाया जा रहा है। अगर मेरा ताल्लुक एमक्यूएम से, क्या नाम है, हमदर्दी में एमक्यूएम की कर रहा हूँ, तो भाई मैं क्यों कर रहा हूँ एमक्यूएम की हमदर्दी? एमक्यूएम में मिलिटेंट ग्रुप्स नहीं आपके ख्याल में? यार ये तो आप सवाल पूछ रहा हूँ, ये सब गलत है, गलत है। आप इसको साबित कर दे सुप्रीम कोर्ट। यार आप क्या नाम है, माशाल्लाह समझदार हैं, मैं बड़े प्रोग्राम देखता हूँ, आपको भी पता है। मैं तो सवाल ही कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ये गलत है, मुझे तो नहीं पता ना, बात सही है गलत है यार। मिलिट्री विंग, अगर आप खाली आप एमक्यूएम को कह रहे हैं तो नहीं, मैं एमक्यूएम को नहीं कह रहा सर, मैं कह रहा हूँ कि एएनपी अगर एमक्यूएम को कह रहे हैं तो दूली हुई जमातें कोई भी नहीं है। जमात इस्लामी सबसे बड़ी क्या नाम है करप्ट है। नहीं, मेरी बात सुन लेना, मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है ना उसके ऊपर, तालिबान उसमें से निकलते हैं आपको पता नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, गलत कह रही है ना, सुप्रीम कोर्ट गलत कह रही है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ हो सकती है। हर जमात में चंद मच्छियाँ ऐसी होती हैं जो पूरे तालाब को गंदा करती हैं, सारी पार्टी गंदी नहीं है। परवेज मुशर्रफ व साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की दिलचस्प तरीन फुटेज देखिए प्रोग्राम में कुछ देर बाद। इसके अलावा आपको दिखाएंगे कराची की अवाम की मुशर्रफ ट्रायल पर दिलचस्प तरीन राय, इस प्रोग्राम में ब्रेक के बाद। आजकल साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ के आइन तोड़ने के ट्रायल का चर्चा है। इस हवाले से आपको कुछ अहम तरीन फुटेजेस के जरिए कुछ अहम तरीन लोगों से मिलवाते हैं। आपके सामने चलने वाली ये यादगार एक्सक्लूसिव फुटेज है। इस पहले मंजरनामे में वजीर आजम नवाज शरीफ परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ बना रहे हैं। इस दूसरी फुटेज या मंजरनामे में परवेज मुशर्रफ बीइंग आर्मी चीफ पीसीओ जजेस के साथ महवे गुफ्तगू है, जबकि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी मुशर्रफ के इक्तदार के ऐवानों में बिल्कुल पिछली सफों में मुद्दबाना अंदाज में खड़े हैं। इस तीसरी फुटेज या मंजरनामे में परवेज मुशर्रफ हामिद नासिर चट्टा व दीगर सियासतदानों को साथ मिलाकर इक्तदार को सियासी रूह बख्श रहे हैं। आइए आपको परवेज मुशर्रफ की जबानी ही उनके आर्टिकल 6 के मामले पर उनकी राय सुनवाते हैं। पीएमए में जब कैडेट पास आउट होता है तो ही टुक द ओथ दैट ही विल नेवर एवर इंटरफेयर इन द पॉलिटिकल इश्यूज। तो आपने भी वो ओथ उठाया था और फाइनली आपने वो ओथ तोड़ दिया, क्यों तोड़ा? हाथ में रखें, खड़े रहें। उस ओथ के एक सेंटेंस ये भी है, आई विल गो बाय लैंड एयर और सी वेर एवर ऑर्डर्ड टू फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इवन टू द पेरिल ऑफ माय लाइफ। लिमिटेशन सर। नाउ बात ये है, रिपीटेड, आई विल गो बाय लैंड एयर और सी वेर एवर ऑर्डर्ड इवन टू द पेरिल ऑफ माई लाइफ। ये भी है, मतलब एक वो तो एक फुल ओथ है, लेकिन ये ओथ ली वो बात सही है पॉलिटिक्स में नहीं। लेकिन आप ये मुझे बताएं, प्रॉब्लम पाकिस्तान के उनको विजुलाइज करें। प्रॉब्लम पाकिस्तान का हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट है स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन का।
ये कॉन्फ्लिक्ट है जो मैंने कई दफा समझाया। स्टेट डेंजर में होता है, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई हुई है, वो स्टेट को खत्म कर रही है। तकरीबन स्टेट फेल्ड स्टेट और डिफॉल्टेड स्टेट बन रहा है। तो फौज के सामने हमेशा सिचुएशन एक दफा नहीं 4 दफा हो चुकी है। स्टेट को बचाएं तो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट होती है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं तो स्टेट खत्म हो रहा है। आज भी सूरत हाल यही है। आज भी सूरत हाल ये नहीं है कि लोग फौज की तरफ जा रहे हैं, भाई कुछ करो, कुछ करने की बताओ, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन तो यही है, वो ओथ तो वही है। तो ये इतनी सिंपल एट दिस लेवल, एट ऊंचे लेवल पे बातें जहां मुल्क इन्वॉल्व हो जाए, जहां पूरी गवर्नेंस हो जाए, तो उधर इतनी सिंपल क्लियर कट चीजें नहीं होती हैं। कराची की सड़कों पर आजकल मुशर्रफ ट्रायल की बाज़गश्त है। लोगों की राय जानने के लिए हम कराची की सड़कों पर निकल आए। आप भी देखिए कि मुशर्रफ ट्रायल पर कराची के लोग क्या राय रखते हैं। कराची की ईदगाह मार्केट में मैं खड़ा हुआ हूँ, जो है पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा ट्रायल चल रहा है साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब का। सवाल पूछने की कोशिश करेंगे इनसे कि क्या एक शख्स को आर्टिकल 6 के तनाजुर में सजाए मौत या फांसी या सजा मिलनी चाहिए, या उसके साथ जितने कोलैबोरेटर्स हैं जिनमें जजेस भी आते हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब भी आते हैं, इन सबको सजा मिलनी चाहिए। इंसाफ कैसा हो, ये पाकिस्तान की आवाम क्या समझती है, कराची के आवाम का समझ, इसमें बात करेंगे। परवेज मुशर्रफ साहब अगर मुजरिम हैं तो बाकी तमाम लोग भी उतने ही मुजरिम हैं जो उनके साथ उस वक्त मौजूद थे हुकूमत में, जिन्होंने बाकायदा साथ दिया। जजेस भी उतने ही उनके साथ हैं, मुलविस जितने वो मुलविस थे। तो मकसद ये कि ये तो सबका ट्रायल एक साथ होना चाहिए, एक ना कि सिर्फ परवेज मुशर्रफ का। मजे सब ने एक साथ उठाए, मराद सब ने एक साथ ली है, इसमें बशमूल जजेस भी, क्योंकि जब कोर्ट में केस गया था इसके खिलाफ मुशर्रफ की गवर्नमेंट के लिए, तो यही चौधरी इफ्तिखार साहब थे और यही दूसरे जज थे। इन्होंने जो है उसको लीगली करके बिठा दिया था और सारे टाइम लीगली रहते रहे और उससे हलफ भी उठाया, सब कुछ हुआ। बात यह कि जब एक आदमी को ट्रायल उसको ना टारगेट किया जाए, जितने लोग इनके साथ शमूलियत में थे, जिन ने इसके मजे लिए हैं, तमाम को इसके मजे दोबारा चखने चाहिए। होना चाहिए तो सबका होना चाहिए, एक का होने से कोई फायदा नहीं है। और फिर ये सिलसिला चला तो ये चला जाएगा यूब खान के दौर तक। तो इसलिए इस मसले को हटा के पाकिस्तान की बका के लिए आगे सोचना चाहिए सब। ये तो तासुब की बुनियाद पे बनाया गया है केस। क्या मतलब उर्दू स्पीकिंग है, वो नवाज शरीफ पंजाबी है, ये सब तासुब की बुनियाद पे बनाया गया। इंतकामी कार्रवाई है। जजिस के आसमान से उतरे, हम आसमान से उतरे, हम और आप इस कराची के अंदर हैं और इस मुल्क के हैं शहरी, ठीक है ना। जब मुशर्रफ का ट्रायल होगा तो जजिस का भी होगा, कोई भी नहीं बचना चाहिए इसमें। मुशर्रफ ने गलती की है, उसको सजा मिलनी चाहिए, बस। जजिस का भी ट्रायल होना चाहिए, इफ्तिखार चौधरी का भी होना चाहिए। चाहे इसमें जो भी शामिल हो, चाहे इफ्तिखार हो, चाहे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जो भी हो, लिया जाए ट्रायल। गलत है तो उसे सजा देना चाहिए, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। उसमें कयानी साहब भी शामिल है। एक तो मुजरिम नहीं है ना वो, अगर उसके साथ 2 बंदे थे ना, जब उसने ये काम किया। ऑर्डर उन्होंने दिया, उनका अकेला होना चाहिए, क्योंकि वो आर्मी चीफ थे, उन्होंने ऑर्डर दिया, तो आर्मी के अंदर डिसिप्लिन होता है। आप अकेले एक शख्स को नहीं इसका जिम्मेदार ठहरा सकते, वो तमाम लोग जो इसमें शामिल थे उन सबको वो सब इसका हिस्सा थे। और दूसरी बात यह है कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की जहाँ तक आपने बात की, तो उनका भी क्या रहा किरदार। आपने देखा कि जब अपने बेटे के ऊपर इंसाफ की बारी आई तो वो बड़े कमजोर पड़ गए, फिर उनके बाद इंसाफ ना कर पाए अपने बेटे के साथ। तो I don't think people are happy with that. यहाँ पे मैं आया हूँ दही सिंध में ऑन द फ्रंट एक्सक्लूसिव शो में। इल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से मुतालबा आया है कि अगर उर्दू स्पीकिंग महाजर भाइयों के साथ बुरा सलूक बंद ना हुआ तो कराची और हैदराबाद को अलग सूबा बना दिया जाए, उर्दू स्पीकिंग सूबा। तो हम चाह रहे हैं कि कराची हैदराबाद का पॉइंट ऑफ व्यू तो सुनाते रहते हैं आपको। दही सिंध जो इसका एक स्टेक होल्डर है, सिंध के अवाम, वो इस मुतालबे पे क्या कहते हैं। ये मुतालबा कि कराची हैदराबाद को अलग सूबा बना दिया जाए और सिंध को तकसीम कर दिया जाए, इस पर दही सिंध के अवाम क्या कहते हैं। एक्सक्लूसिवली मैं आपको दही सिंध से रिपोर्ट कर रहा हूँ, उमरकोट से रिपोर्ट कर रहा हूँ। लोगों की बात जानने की और आपको बताने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ रहिए। इल्ताफ हुसैन ने मुतालबा किया है महाजर सूबे का, आप मानते हैं या नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते हम। क्यों भाई? सिंध हमारा है नहीं, सिंध अलग तो होना ही नहीं है ना भाई। हम भाइयों की तरह रहते, अलग नहीं किया जाए, एक सिंध एक नहीं होना चाहिए। हम अल्ताफ को पैगाम देते हैं कि ये जो बयानबाजी करता है ये गलत करता है बयानबाजी। हम सिंधी हैं, हम सिंध अलग नहीं होने देंगे।
कुछ भी हो जाए, मरेंगे मर जाएंगे, सिंध अलग नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत से मुतमईन है आप या नहीं? पीपल्स पार्टी हुकूमत सही है यार, तो तबाही फिरी हुई है यार, इंफ्रास्ट्रक्चर है कोई नहीं, स्कूल है कोई नहीं यहाँ पे, तरक्या नहीं कम तो नहीं हुए, कोई कुछ भी नहीं है। ये जो मेन रोड रास्ते देखिए आप, फिर सही किस तरह कर रही है? और ये बस सिंधी हुकूमत है इसलिए सही है। हाँ बस सही है, क्या करें इसलिए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत से मुतमईन है आप या नहीं? बस मुतमईन नहीं है, काम जो है जिसी के यार ये उमरकोट का किला तो बड़े बुरे हालों में खंडर बना हुआ है, पैसे आते हैं खाए जाते हैं लोग, वजीर खा जाते हैं, वजीर जो नीचे जो दर्जे वाले हैं वो खा जाते हैं। हमारे वजीर चेक नहीं करते यहाँ आगे, वजीर क्या, वजीर खुद मिले हुए हैं, क्या करें? सिंध में जो रहता है वो सिंधी है, अगर सिंध को अलग करना चाहता है वो सिंधी नहीं है, उसका सिंध में रहने का कोई हक नहीं है। क्यों? एक मुल्क है, दो कानून नहीं चलेंगे। सिंध हमारी है, हमारी रहेगी। और अल्ताफ हुसैन बाहर रहकर ये मुतालबा कैसे कर सकता है तो हम सिंध अलग कर देंगे? क्यों? वो कहते हैं उनके महाजरों के साथ जो है सलूक अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं अच्छा कर रहे हैं? गवर्नमेंट जो है नहीं, क्यों सही चल रही है। जो गंदे फसाद करेगा उससे कौन सलूक अच्छा करेगा? जो लोगों को मारेगा उससे कौन सलूक अच्छा करेगा? कौन सी अदालत है जो उसको बोलेगी तुम गंदा फसाद करो, लोगों को रोडों पे मारो? क्यों? ये हक किसने दिया है उनको? तो ये इस इलाके के अंदर जो दही सिंध का ये इलाका, यहाँ पे महाजरों की और गैर महाजरों की जंग नहीं होती? नहीं, इधर महाजर हैं, वो भी हमारे भाई हैं। अगर सिंध में रहते हैं, सिंध का खाते हैं, सिंध का पीते हैं तो हमारे भाई हैं। अगर वो सिंध में रहकर बोलते हैं हम सिंधी नहीं है और कराची अलग करेंगे तो वो हमारे भाई नहीं है। सिंध किसका है? सिंध किसका है? सिंध सिंधियों का है, सिंध सिंधियों का है, हमेशा रहेगा। कि जुल्म हो रहा है उर्दू स्पीकिंग पे, तो कोई जुल्म नहीं हो रहा, कोई जुल्म नहीं हो रहा है। सब सिंध में रहते हैं, हमारे सिंधी भाई है, सिंध एक है, सिंध मुतहद रहेगी और हमेशा रहेगी। कोई भी सिंध को दो तकसीम भाई समझते कि नहीं? भाई वो अगर हमारे भाई हो, हमें सिंधियों को भाई समझेंगे तो हम उनको भाई समझेंगे। अगर कराची हैदराबाद को सिंध से अलग कर दिया जाए एतराज होगा? अरे नहीं करना है, कराची और सिंध एक ही होना चाहिए। और भाई कराची में उर्दू स्पीकिंग को इल्ताज साहब कह रहे हो जाती हो रही है, जाती होती है तो खुद भी नहीं करो और अगले को भी नहीं करने दो बस। आप भी उर्दू स्पीकिंग है? उर्दू स्पीकिंग। अच्छा आप बताइए, उर्दू स्पीकिंग के साथ क्या ज्यादती हो रही है? ज्यादती तो है, हर जगह तासुब है, देखा जाए गवर्नमेंट इदारों में, हर जगह डिपार्टमेंट में देखा जाए सिंधी तो 100 लोग बैठे हैं। जॉब्स के हवाले से देखें तो आप हर जगह सिंधी लोगों पे, उर्दू स्पीक वालों की अच्छी एजुकेशन है, सब कुछ है, लेकिन वो बाकायदा बेरोजगार एम्प्लॉयमेंट है। तो अगर आप अल्ताफ साहब को हमायत कर रहे हैं इस मुतालबे की? हम इससे हिमायत करते हैं, कराची हैदराबाद को अलग कर दिया जाए। हाँ, हम उर्दू स्पीक है, हम इससे हिमायत करते हैं, सपोर्ट करेंगे अल्लाह भाई को। अल्ताफ भाई ने सही कहा है कि उर्दू स्पीक का भी हक होना चाहिए, क्योंकि सिंधी सूबा है, पंजाबी सूबा है, बलोची सूबा है, सारी सूबा है, तो एक उर्दू लोगों का भी सूबा होना चाहिए। ज्यादती करते ना उसी टाइम पे करते जिस टाइम ये आए थे, हमने इनको रहने के लिए जगह दी, भाइयों की तरह इनको रखा, दिल से लगा के रखा, हमारे मेहरबानी इनको आज यहाँ की। ये भी तो इधर ही पैदा हुए ना, ये भी इधर ही पैदा हुए। ये इधर पैदा, ये फिर महाजर क्यों बोलते हैं? सिंधी क्यों महाजर बोलते हैं? पैदा इधर हुए। महाजर नहीं बोलते अपना, हम तो उर्दू स्पीकिंग बोलते हैं, लेकिन ये लोग अल्ताफ साहब भी बोलते हैं। वजह होगी ना कराची क्यों अलग? नहीं, बात बताएं कि ये जब कह रहे हैं आपको ये आप सिंध में पैदा हुए तो सिंधी के रहना आप महाजर क्यों है? महाजर तो 1947 में हम भी थे, सभी थे जो आए थे वहाँ से। सब महाजर है, सब महाजर ही है। जब नहीं, लेकिन हम अब तो पाकिस्तानी है ना, अब तो पाकिस्तानी है। कराची हमारा जो शहर है ये बिल्कुल सिंध का जो पूरा दिल है। इसको दिल से अगर जिस्म से पूरा दिल निकाल दिया जाएगा तो सिंध नहीं रहेगी। इस वजह से हम सिंध को अलग मकसद तोड़ने नहीं देंगे। अच्छा। जो है ना, कराची को हम अलहदा नहीं करने देंगे। कुछ भी हो जाए हम अपनी जान पे खेल के हम कराची को बचाएंगे। नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या ख्याल है? नवाज शरीफ तो बहुत जो है इतना बढ़ा दिया है, आटा जो है 2000 रुपए मन लगा हुआ है इसमें, हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। हमारी 300 रुपए तनख्वाह है। बिलावल भुट्टो आपका अगला लीडर है? हाँ बिल्कुल है जी, ये बिलावल है जी, ये बिलावल है। तो कभी देखा है उसको? हाँ, आता है यहाँ पे? हमारे दिल में है वो तो। बिलावल दिल में है? और क्या, यहाँ आए या ना आए? आए या ना, वोट उसका ही है। वोट इसका ही है, जैसा भी हो। वोट जो है वो बेनजीर भुट्टो खानदान का है। फिर उसके आगे अगर कुत्ते को भी खड़ा कर देंगे तो हम उसके नाम पे देंगे। हाँ जी यार, ये कोई अल्ताफ हुसैन की वो बादशाही नहीं है, ये हमारा मुल्क है। सिंध सदियों से आजाद है, पाकिस्तान बैद में बना है, पहले सिंध था। ये सिंध आजाद है और आजाद खुद मुख्तियार रहनी चाहिए। ये अल्ताफ हुसैन की बादशाही नहीं है जो सिंध को तोड़ा जाए। लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब ये बात तो सही कहते हैं ना कि उर्दू स्पीकिंग और महाजरों के साथ ज्यादती हो रही है, हुकूमत कर रही है। कौन सी ज्यादती हो रही है? ये आए थे इंडिया से, हमने इनको जगहें दी, घर दिया, बैठने की राइट्स दी। आज वो कह रहे हैं कि सिंध का सूबा अलग करो। ये हमारे लाशों के ऊपर ही सिंध सूबा बना सकते हैं, बाकी ये अल्ताफ की वो ये नहीं चलेगी।